समधी जी, दहेज की सामान की पर्ची पर साइन कर दीजिए। अरे अभी तक तुम लोगों ने दहेज का सामान गाड़ी में नहीं चढ़ाया। बिटिया की विदाई का वक्त हो गया है, थोड़ा जल्दी करो और सारा सामान सावधानी से चढ़ाना। देखो कोई टूट फूट ना हो जाए। राजेश जी अपने बेटों से बोल रहे थे। आज उनकी बिटिया रचना की शादी थी और अब विदाई का समय हो रहा था, पर उससे पहले दहेज का सामान गाड़ी में भी चढ़ाना था, तो अपने बेटों को निर्देश दे रहे थे। इतने में राजेश जी के जीजा जी उनके पास आए और बोले, अरे राजेश, अभी यहाँ क्या कर रहा है? बेटी की विदाई का वक्त हो गया है और तुम यहाँ खड़े हो। बस जीजा जी, मैं अभी आया। दहेज का सामान गाड़ी में चढ़ाना है, सोचा बच्चों को समझा दूं। अरे बच्चे सब कर लेंगे, अब तुम चलो। समधियों को तिलक कर विदा करो। वो लोग भी तुम्हारा इंतजार कि तुम आओ तो तुम्हारे सामने ही पड़ ले। दूल्हे के परिवार की तरफ से दुल्हन के लिए शादी में लाए गए सोने चांदी के गहने, कपड़े, सूखे मेवे आदि जो एक बक्से में रखकर लाया जाता है, का सामान खोल सके। अरे हाँ, चलिए साथ ही चलते हैं, कहकर राजेश जी अपने जीजा जी के साथ ही चल दिए। देखा तो समधी जी, रमेश जी और उनके सभी रिश्तेदार राजेश जी का ही इंतजार कर रहे थे। राजेश जी को देखते ही बोले, अरे समधी जी, कहाँ चले गए थे? कब से आपका इंतजार कर रहे थे। अब पड़ले का सामान खोल दिया जाए तो अच्छा है। आखिर हम कब से बक्से की रखवाली कर रहे हैं। दूल्हे के फूफा जी ने कहा, बस समधी जी, बेटी की शादी है तो सोचा कि देख ले कि लड़के सही से काम कर रहे हैं या नहीं। आखिर दहेज का सामान भी तो सही सलामत आपके द्वार पहुंचाना है। अरे समधी जी, मना किया था हमने आपसे कि हमें दहेज नहीं चाहिए, पर आप है कि माने ही नहीं। अब की बार रमेश जी ने कहा, मानता हूँ कि आपने मना किया था, पर बेटी का पिता हूँ, अपनी तरफ से खुशी खुशी अपनी बच्ची को सब कुछ देना चाहूँगा। बातों बातों में ही पड़ले का बक्सा खोल दिया गया और सभी सामान राजेश जी को सौंप दिया गया, जो उन्होंने दुल्हन की माँ को बुला करके उन्हें सौंप दिया। उसके बाद आई कन्यादान और दहेज की बात। राजेश जी ने कन्यादान में आए हुए गहनों की एक पर्ची, साथ ही साथ उन्होंने क्या क्या गहने चढ़ाए हैं और दहेज में क्या क्या सामान दिया है, उसकी पर्ची बना करके रमेश जी को सौंप दी। साथ ही साथ गहने और नगद भी रमेश जी को सौंप दिए। रमेश जी ने नगद उसी समय राजेश जी के हाथों में वापस दे दिया और कहा, समधी जी, ये आपकी बेटी के कन्यादान में आए हुए पैसे हैं, इसकी आप खुद अपने हाथों से एफडी करवा दीजिएगा। आपकी बच्ची के पैसे हैं, उसी के काम में आएंगे और आपकी तरफ से उसके लिए आशीर्वाद भी हो जाएगा। राजेश जी के परिवार में बैठे लोगों ने दबे मुंह ही सही, लेकिन रमेश जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। अब रमेश जी ने उन दोनों पर्ची को भी देखा और कहा, समधी जी, आप इन दोनों पर्ची पर अपने और अपने कुछ खास रिश्तेदारों के साइन करवा दीजिए। हम भी इन पर साइन कर देते हैं और इसकी एक फोटो कॉपी करवा दीजिए। ओरिजिनल आपके पास रखिए और कॉपी हमें भी दीजिए। सुनकर रिश्तेदारों में कानाफूसी शुरू हो गई। कोई कहता कि ये नया समधी पागल तो नहीं है, भला शादी ब्याह कर रहा है या कोई बिजनेस करने आया है। तो कोई कहता कि रिश्ते तो प्यार और विश्वास पर टिके होते हैं, इन लोगों को तो अभी से ही बिल्कुल विश्वास नहीं है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि हे भगवान, रचना की जिंदगी बर्बाद तो नहीं हो गई, ऐसे घर में ब्याह कर जा रही है। भला ऐसा कभी हुआ है क्या? आज तक हमने तो हमारे जीते जी ऐसा नहीं सुना। जितने मुंह उतनी बातें। सुनकर राजेश जी का भी दिल बैठा जा रहा था। हालांकि वो कानाफूसी की आवाजें रमेश जी के कानों में भी पहुंच रही थी, पर राजेश जी का उतरा हुआ चेहरा देखकर वो उनके पास आए और उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, देखिए राजेश जी, आप घबराइए मत। दूध के जले तो छाछ भी फूंक फूंक कर पीते हैं। हमने आपसे कभी कोई बात नहीं छुपाई। आप हमारे घर की हर बात जानते हैं। आप यह भी जानते हैं कि मेरे बड़े बेटे के साथ क्या हुआ था और मेरी बड़ी बहू ने हम पर क्या क्या इल्ज़ाम लगाए थे। माना कि रिश्ते विश्वास की नींव पर टिके होते हैं, लेकिन जब धराशायी होते हैं ना, तो इज्जत के साथ साथ दिल और दिमाग के भी चीथड़े कर देते हैं। और जो इल्ज़ामों के ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं, वो हर कोई
उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरा परिवार इससे उभर पाया है और उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट आपने खुद किया था। आप ही तो वकील थे मेरे बेटे के और यह सजेशन आप ही ने दिया था मुझे जब पहली बार मैं आपके पास अपने बेटे का केस लेकर आया था। याद है आपको? सुनकर राजेश जी मुस्कुरा दिए और उन्हें याद हो आया वो दिन जब रमेश जी अपने बड़े बेटे राघव का केस लेकर उनके पास आए थे। राघव की पत्नी शिवानी राघव के साथ रहना नहीं चाहती थी और तलाक के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ऐंठने के चक्कर में राघव और उसके परिवार पर इल्ज़ाम लगाए जा रही थी कि दहेज में बहुत कुछ दिया था, जबकि रमेश जी ने दहेज लेने से साफ मना कर दिया था। शादी कोरोना काल में हुई थी, इस कारण से वीडियो भी नहीं बन पाया था। दुख तो इस बात का था कि शिवानी के माता पिता भी उसका पूरा साथ दे रहे थे। कभी कहते कि हमने खूब सारे सोने के गहने चढ़ाए थे, सब कुछ इसके सास ससुर ने रख लिए, तो कभी कहते कि हमने कार के लिए पैसा दिया था। आए दिन इल्ज़ाम लगाने से रमेश जी और उनके परिवार वाले बहुत परेशान हो चुके थे। रमेश जी की पत्नी तो काफ़ी दिनों तक बीमार भी रही थी। राजेश जी वकील थे तो उनका केस राजेश जी ने देखा था। वकील होने के नाते इतना तो उन्हें समझ आ ही गया था कि रमेश जी झूठ नहीं बोल रहे और काफ़ी सिद्धांतवादी भी हैं। वो तो शिवानी के रिश्तेदार ने ही उसके खिलाफ गवाही दे दी। इस कारण से केस सस्ते में निपट गया। उसी कारण वे रमेश जी के छोटे बेटे विनय से मिले और उन्हें अपनी रचना के लिए विनय पसंद आ गया। खैर, यह सब याद आने के बाद उन्होंने पर्ची लेकर उस पर साइन कर दिए। सब लोग हैरानी से राजेश जी की तरफ देख रहे थे, जो अपने नए समधी का समर्थन कर रहे थे, पर किसी ने कुछ कहा नहीं। राजेश जी के कुछ खास रिश्तेदारों ने रमेश जी और उनके कुछ खास रिश्तेदारों ने पर्चियों पर साइन किए। फिर उनकी फोटोकॉपी कराकर फोटोकॉपी रमेश जी को दे दी और ओरिजिनल अपने पास रख ली। कुछ देर बाद हुआ रचना की विदाई भी हो गई। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि रमेश जी का यह फैसला सही था या गलत। पहली चीज तो दहेज लेना ही गलत होता है, पर माफ करना दोस्तों, यह रीत इतनी जल्दी समाज से हटने वाली नहीं। पर आज की स्थिति को देखते हुए राजेश जी और रमेश जी का फैसला बिल्कुल सही लगा। ठीक है, सिक्के के दो पहलू होते हैं और सबकी सोच एक जैसी नहीं होती। आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।